नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में भी जनरल साइंस की हम बात करेंगे। जनरल साइंस में हम ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि कुल 26 होने वाले हैं, और ये 26 प्रश्न कोई मामूली प्रश्न नहीं है। ये 26 टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। 26 प्रश्न 26 टॉपिकों से लिए गए हैं, और ये कोई प्रश्न मामूली प्रश्न नहीं है। ये वही प्रश्न है जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2018 से 2022 के बीच में जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उन शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए थे, उन शिफ्टों के क्वेश्चनों को जो है उठाया है। ठीक है, तो ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने ऐसा कुछ फिल्ट्रेशन किया है क्वेश्चनों का, कुछ ऐसे टॉपिक से ढूंढ के निकाले हैं जो कि रिपीटेड थे, मोस्ट रिपीटेड थे, जहाँ से क्वेश्चन छपना ही छपना है। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहाँ से निश्चित है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोई से भी पेपर उठा के देख लेना, किसी भी से बच्चे से पूछ लेना, साइंस के जो 25 क्वेश्चन आते हैं, उन 25 क्वेश्चनों में से अगर इन 26 क्वेश्चनों से, इन 26 जो मैं अभी मैं क्वेश्चन बताऊँगा, तो 26 टॉपिक वहाँ से कवर होंगे। उन 26 टॉपिकों में से अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन ना आए तो गारंटी है मेरी। ठीक है, आप देख लेना, सिलेबस को भी समझ लेना कि क्या है एक्चुअल में ग्रुप डी का सिलेबस, क्या क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रकृति क्या है। ये एकदम बिल्कुल मॉडरेट वाले क्वेश्चन है, एकदम मॉडरेट टू टफ वाले क्वेश्चन है। तो कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आप देखिए और समझिए और टॉपिक्स को एक बार रिमाइंड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जीएस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सेक्टर में बटी हुई है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को अगर दुगना कर दिया जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो समान रहेगी, क्या वो 4 गुना बढ़ जाएगी, या वो 2 गुना बढ़ जाएगी, या घटकर आधी रह जाएगी। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब प्रपोज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं आपको पूरा इसको सोल्व करके ही दिखाता हूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं बताता हूँ, पूरा सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी देर में। तो हम लोग जानते हैं कि सी बराबर होता है 2f, जहाँ पर सी जो है वक्रता त्रिज्या होती है और एफ फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है कि फोकस दूरी को आप दुगना कर दीजिए तो वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम फोकस दूरी को दुगना कर देंगे। ठीक है, तो नई जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगी। ठीक, तो मान लीजिए अगर मैं फोकस दूरी, नई वक्रता त्रिज्या सी डैश बराबर क्या होगी अगर हम फोकस दूरी को दुगना कर देते हैं। ठीक है, पहले 2f थी, अब 2f कर देते हैं उसको। तो नई जो वक्रता त्रिज्या है वो कैसी आएगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2f की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, c रख सकता हूँ। तो 2 इंटू सी रख दिया मैंने यहाँ पे। तो सी डैश बराबर यहाँ पे हो गया, नई जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो गई, पुरानी वाली वक्रता त्रिज्या की दुगनी हो गई। ठीक है, तो यानी कि 2 गुना बढ़ जाएगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखा जाता है बार बार। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। फेवरेट क्वेश्चन है ये रेलवे का। नीला क्यों दिखाई देता है, इसके लिए भी आपको बहुत डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पहले ही सिर्फ एक छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती थी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या प्रकाश के विक्षेपण के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती थी। क्या है कि अब डबल चीज़ों को मर्ज किया जा रहा है। आपको तरंग दैर्घ्य भी पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं कि निम्न तरंग दैर्घ्य और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या निम्न तरंग दैर्घ्य और प्रकाश के विक्षेपण के कारण नीला रंग नीला दिखाई देता है, या फिर उच्च तरंग दैर्घ्य और प्रकाश के विक्षेपण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या फिर उच्च तरंग दैर्घ्य और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो जल्दी से फटाफट से इसका क्वेश्चन का जो आंसर है जो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, जाहिर सी बात है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ऐसा होता है। लेकिन तरंग दैर्घ्य जो है वो निम्न होती है, उच्च नहीं, निम्न तरंग दैर्घ्य होती है। और
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है कैसी होगी। क्या वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा या छोटा होगा। वास्तविक होगा, सीधा होगा या आवर्तित होगा। आभासी होगा, सीधा होगा, आवर्तित होगा। आभासी होगा, उल्टा होगा या छोटा होगा। बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब होता है फोकस तो यहाँ पे होता है सेंटर, तो यहाँ पे होता है ध्रुव। ठीक है, तो वस्तु रखी जा रही है फोकस और ध्रुव के मध्य, यानी कि यहाँ पर रखी जा रही है वस्तु, यहाँ पे बिंब रखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जाहिर सी बात है, जब फोकस और ध्रुव के मध्य जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दोस्तों दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, पीछे बनता है, पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा, और जाहिर सी बात है इससे बड़ा बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब। तो बड़ा सीधा तो बनेगा और बड़ा भी बनेगा, यानी कि आवर्धित भी होगा। सीधा होगा, आवर्धित होगा, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी होगा। ऐसा होगा, आभासी होगा। तो आभासी, सीधा और आवर्धित इसका आंसर होगा। आभासी, सीधा और आवर्धित। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का गलत सूत्र है। यहाँ पे गलत बताना है दोस्तों कि गलत सूत्र कौन सा है, किसका, विद्युत शक्ति का। विद्युत तो ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो ये है रहे कुछ ऑप्शन। तो यहाँ पर ये है आई स्क्वायर आर, और यहाँ पर है आई आर स्क्वायर। बताइए इनमें से कौन सा वाला गलत है। इसका पावर का सूत्र यानी कि पावर का फॉर्मूला यानी कि शक्ति का फॉर्मूला, इनमें से कौन सा गलत है। इधर दे रखा है P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई वी, P बराबर वी आई, P बराबर आई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा, तो इसका इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है कि शक्ति का सूत्र होता है P बराबर वी आई। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं P बराबर आई वी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये जो है एला होता है। तो ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर आई आर भी होता है। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। P बराबर, जैसे मैं यहाँ V की जगह आई आर लिखूँगा, आई डॉट आर, आर डॉट आई वाले इक्वेशन में मैंने V की वैल्यू पुट कर दी, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो P बराबर यहाँ से हो जाएगा ये आई हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, ये भी सही है। आई आर स्क्वायर नहीं होता, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि परिपथ में शक्ति P 20 वाट है, वोल्टेज 220 वाट है, तो धारा आई का मान जो है याद कीजिए। बताइए कौन सा मान होगा धारा का। तो आई बराबर होता है V अपॉन आर। सॉरी, यहाँ पे पावर काम आ रही, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा। यहाँ लगेगा P बराबर वी आई। ठीक है, तो पावर दे रखी है 20 वाट, और वोल्टेज दे रखा है V 220 वाट, और आई हमसे पूछा है। ठीक है, करंट। तो जाहिर सी बात है, जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट होगी, आई इक्वस्ट हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे 11 बार, 2 से कटेगा 1 बार, तो ये हो जाएगा 1/11 यानी कि 0.09 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। आर, तो प्रतिरोध आर का फॉर्मूला होता है आर इज टू रो एल बाई एल बाई ए। यहाँ पर ए लंबाई होती है और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो रखते हैं इस फॉर्मूले में आर इज टू रो, लंबाई कितनी कर दी है, लंबाई कर दी है दोगुनी यानी कि 2L, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना कर दिया 4 गुना 4A। ठीक है, यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2 रो
एल बाई ए, ठीक है। तो रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है, आर, ये हो जाएगा 1/2 आर। तो यानी कि जो प्रतिरोध है आर डैश, वो कितना रह गया, आधा रह गया पहले से, ठीक है। प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, प्रतिरोध आधा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिट बिजली कितने जूल के बराबर होती है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। एक यूनिट बिजली कितने जूल के बराबर होती है। एक यूनिट बिजली यानी कि 1 किलोवाट आवर की बात यहाँ पे कर रहा है ये। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और हावर का मतलब ये मिनट, और ये सेकंड। जाहिर सी बात है, 3 4 5 0, 10 की घात 5, 6 6 36 को आइडियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये ऑप्शन पर भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 200 हर्ज है और गति 400 मीटर पर सेकंड है, तरंग धैर्य निकालिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, तरंग धैर्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, v बराबर होता है, ये v बराबर होता है एच लेमडा, ठीक है। v बराबर क्या होता है, एच लेमडा। यहाँ v होती है तरंग की गति, और यहाँ पर सॉरी एच लेमडा नहीं, एफ लेमडा होता है। v बराबर होता है एफ लेमडा। यहाँ पर v होता है तरंग की गति, एफ होती है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, और लेमडा जो है तरंग दे रही होती है। यहाँ पर तरंग की गति दे रखी है 400 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200 हर्ज, और लेमडा यहाँ से हमसे पूछा है यानी कि तरंग दे रही पूछी है। तो 200 से 400 कटेंगे 2 बार, यानी कि 2 मीटर जो है इसका आंसर होने वाला है। 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी इस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। अरे ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के पानी का सॉरी मिट्टी के जो घड़े का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वाष्प बनने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जो पानी की जो ऊर्जा है वो वाष्प बनाने में खर्च हो जाती है, और उसका तापमान गिर जाता है, जिससे पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। 10वां क्वेश्चन, बताइए 10वें क्वेश्चन का आंसर। मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है। अरे भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का तापमान आपको 3 चीज़ों में याद करना है। एक तो सेंटीग्रेड में, एक फ़ारेनहाइट में, और एक केल्विन में। सेंटीग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो मनुष्य का जो तापमान है शरीर का, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में अगर मैं बात करूँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में अगर बात करूँ तो ये होता है 310 केल्विन। तो ये 3 तरीके से आपसे जो है मनुष्य शरीर का तापमान जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन जो है हमने देखे, वो शानदार क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है। तो केमिस्ट्री से कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है। यानी कि आधुनिक आदर्श जो आवर्त सारणी है उसका बेस क्या है, किसके आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है परमाणु संख्या जो है वह आधार है, जिसके आधार पर मोजले साहब ने, हेनरी मोजले ने जो है, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान करें जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन कोष हैं और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई साहब, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, और ये तीसरा कोष, ठीक है। 3 कोष हैं, और बाहरी कोष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी 8 हुए होंगे, तभी तो बाहर के में 8 भरे हैं, और स्टार्टिंग के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक है, एक्स्ट्रा कैसे भरा जाता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पहले कोष में, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8, ठीक है। 3 कोष हैं, 3 कोषों में नए इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन ये जो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं वो हो चुके हैं 8 और 10 और 8 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 परमाणु संख्या। 18 नंबर पे कौन आता है आवर्त सारणी में, हम सब जानते हैं
18 नंबर पे आता है ऑर्गन गैस, जो कि जी ऑर्गन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है भाई साहब, शानदार क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में जैसे ही आप बाएं से दाएं जाएंगे, जाहिर सी बात है परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, यानी कि जेड इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो जो बाहर की जो आयतन जो कोश है परमाणु का, उस पर जोर लगाएगा और उसको अंदर की ओर खींचेगा, नाभिक की ओर खींचेगा। तो नाभिक की ओर खींचेगा तो उसका जो आकार है वह क्या हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा। चूंकि आकार कम हो गया तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिज्या घटती है। त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क यानी कि बुझे हुए चूने, उसके बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है? देखिए तो पदार्थ बनता है इन चारों में से। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। इसमें क्लोरीन गैस के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, तो ठीक है बना के देखते हैं। तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस और H2O, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, इनकी विरंजक चूर्ण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो समीकरण है और बताइए किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का जो है ये समीकरण उदाहरण है। समीकरण आपको नज़र नहीं आ रही होगी, समीकरण में लिख देता हूँ, Fe प्लस CuSO4, ये समीकरण रिएक्ट करके बनाती है FeSO4 प्लस Cu। बताइए ये कौन सी समीकरण का उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फेरस ने जो है वो कॉपर को प्रतिस्थापित करके बाहर कर दिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व को जब विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो बताइए दोस्तों किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? चमकदार श्वेत रंग की जो है ज्वाला उत्पन्न होती है। जैसे मैग्नीशियम जलता है O2 की उपस्थिति में और ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि श्वेत चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडे का जो है सही रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडे का सही रासायनिक सूत्र, ऑप्शन है ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3 डॉट 10H2, अगला है CaOCl2 और अगला ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो बताइए यहाँ पे धावन सोडे का सूत्र कौन सा है? धावन सोडे का सूत्र है यहाँ पर Na2CO3, ठीक है, डॉट 10H2O प्लस जो क्रिस्टल जल के अणु आते हैं वो धावन सोडे में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये भी प्रत्येक चीज़, हाँ ये ध्यान रखिए कि NaCO3 CaOCl2 और ये तो अभी हमने निकाला ही था CaOCl2, किसका फॉर्मूला है याद कीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है ये विरंजक चूर्ण का। और ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है। ये मैंने बता दिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये किसका फॉर्मूला है, ये दो भी फॉर्मूले हैं जो कि आपको कमेंट में लिख के बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियन का pH अगर 7 से कम होता है
तो विलेन कैसा होता है, जाहिर सी बात है 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, ठीक है, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है, ठीक है, कौन सा बंध होता है, तो जाहिर सी बात है एकल बंध होता है, द्विबंध होता है, या फिर त्रिबंध होता है, ठीक है, एकल बंध होता है, द्विबंध होता है, या एनिक बंध होता है, या हाइड्रोजन बंध होता है, बताइए कौन सा बंध होता है। तो इसका आंसर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बंध या कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जब होते हैं तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो द्विबंध या त्रिबंध। तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों की। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है वो मुख्य रूप से कहाँ से प्रारंभ होता है, जाहिर सी बात है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ये भी। किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। न्यूरॉन से कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन मस्तिष्क की इकाई होती है, ठीक है। तो न्यूरॉन मस्तिष्क की और नेफ्रॉन जो है वो किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में उपस्थित उंगली जैसी संरचनाएं जो कि विली होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यहाँ पर जो एनर्जी होती है यानी कि जो ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में स्टोर रहती है, संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, माता के गुणसूत्र पर, पिता के गुणसूत्र पर, पोषण पर, रक्त समूह पर। तो ना तो रक्त समूह पर निर्भर करता है, ना ही पोषण पर, ना ही माता के गुणसूत्र पर, निर्भर करता है पिता के गुणसूत्र XY पर, ठीक है। कि माता का तो एक्सेस होता है, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से फर्क पड़ेगा, पिता के गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि लड़का हुआ या लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पौधे में जाइलम तक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल और खनिज का परिवहन करना। फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। फ्लोएम का काम होता है, दो तरह के उत्तक होते हैं पादपों में, एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम खनिज जल और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है एथिलीन। तो एथिलीन जिम्मेदार होता है जिससे कि फल जो है वह पक जाते हैं। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है आज की इंडस्ट्री में फलों को पकाने के लिए। फल छोटा सा है बड़ा सा है नहीं पक रहा है, एथिलीन गैस का छिड़काव करके तुरंत पका देते हैं और मार्केट में बेचते रहते हैं। तो जो एथिलीन है वो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।